तो मुझे ऐसा लग रहा है आउटसाइड ऑफ द नॉर्मली स्पोकन ईवी मैन्युफैक्चरिंग काइंड ऑफ थीम्स, मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा लग्जरी एफएमसीजी साइड पे और रियल एस्टेट, बिल्डिंग मटेरियल्स, इंफ्रा, ये थीम ओल्ड इकोनॉमी में काफ़ी अच्छा करेंगे। अगर आपकी सोच ये थी कि पिछले 2 या 3 सालों में जिस तरीके की ग्रोथ स्मॉल कैप ने दिखाई है और वो ग्रोथ कंटिन्यू होगी और इसलिए आपने स्मॉल कैप में निवेश करना शुरू किया, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यू आर इन फॉर अ बिग डिसअपॉइंटमेंट, राइट? क्योंकि आपका आज से 3 साल का एवरेज पिछले 1 साल के एवरेज को बिल्कुल मैच ही नहीं कर पाएगा। आई थिंक ट्रेडिंग एज अ प्रोफेशन में इतना पैसा है जितना प्रॉबेबली लोगों को 30-30, 35-35 साल लग जाता है बड़ी बड़ी एमएनसीज में सीईओ बनने के बाद भी नहीं कमा पाते। पर ये पैसा इजी नहीं है, इसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, आपको सीखना पड़ेगा। मुझे ऐसा लग रहा है नीरज जी, द बेस्ट वे टू प्ले दिस इज ऑटो एंसिलरी, क्योंकि आज आपको और मुझे दोनों को शायद ये क्लैरिटी नहीं है कि आज से 10 साल बाद ईवी चलेगा या हाइब्रिड चलेगा, राइट? और अगर आप बेसिक सिंपल इंडेक्स भी खरीद लेंगे तो मुझे ऐसा लग रहा है वो बहुत ही बेहतरीन स्टार्ट है। और जैसे जैसे आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग आने लगे मार्केट्स का और आप थोड़ा सा ज्यादा समझने लगे, आप उसको मिड स्मॉल में थोड़ा थोड़ा आगे जाके डाइवर्सिफाई कीजिए, तो 10% से ज्यादा का फॉल मिले तो मार्केट को खरीद लीजिए। मुझे ऐसा लग रहा है ये दो चीजें अगर आप सही से करें, मुझे नहीं लगता कि आप बेस्ट ऑफ द फंड मैनेजर्स को क्यों बीट नहीं कर पाएंगे। और ये हमने इतने बार इन डेटा पॉइंट्स को देखा हुआ है। लार्ज कैप 3 साल 12%, मिड कैप 5 साल 14%, स्मॉल कैप 8 साल 16%। ये होली ग्रेल है। आपको पिछले 12-18 महीने में कितनी भी रिटर्न मिली हो, उसका आगे वाले रिटर्न से कोई लेना देना नहीं है। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं मार्केट की बात ग्रो के साथ। स्वागत है आप लोगों का मार्केट की बात के एक और धमाकेदार एपिसोड में। आज हम आपको मिलवाने वाले एक ऐसे गेस्ट से जिनसे पहले मिल चुके हैं और साथ साथ में आपने उनके पुराने एपिसोड को बहुत पसंद किया था और आपको बहुत कुछ सीखने को मिला था, और आज भी ऐसी ही उम्मीद रखिएगा। आज के हमारे गेस्ट हैं कीर्तन शाह, एक सीरियल एंटरप्रेन्योर जो फाइनेंशियल एजुकेशन और वेल्थ मैनेजमेंट के फील्ड में अपने यूनिक इनसाइट्स और डीप नॉलेज के लिए जाने जाते हैं। कीर्तन जी क्रेडेंस फैमिली ऑफिस के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। ये एक लीडिंग ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें वेल्थ मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग से लेकर स्ट्रेटेजिक टैक्स प्लानिंग और रियल एस्टेट तक डाइवर्स फाइनेंशियल सर्विसेज ऑफर की जाती हैं। उनकी लीडरशिप में सीएफओ ने 10,000 प्लस करोड़ की एसेट को मैनेज किया है। नॉट स्टॉपिंग देयर, कीर्तन जी एफपीए एडुटेक के को फाउंडर हैं और सीईओ भी हैं, जहां उन्होंने फाइनेंशियल एजुकेशन को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचाया है, और ये थ्रू कटिंग एज टेक्नोलॉजी और इनोवेटिव टीचिंग मेथड्स उन्होंने किया है। एफपीए एडुटेक देश भर में 14 लोकेशंस पर मौजूद है, ऑफरिंग ट्रेनिंग इन ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेशन प्रोग्राम्स लाइक सीएफपी, सीएफए और सीपीए अमंग अदर्स। कीर्तन जी's एकेडमिक एक्सीलेंस कम्स फ्रॉम आईआईएम्स कोलकाता, जहां से उन्होंने फाइनेंस पे अपना मैनेजमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम किया है। प्लस उनकी कंट्रीब्यूशन एजुकेशन सेक्टर में भी नोटिसेबल है, बीइंग ऑन द बोर्ड ऑफ स्टडीज एंड एकेडमिक काउंसिल ऑफ मल्टीपल कॉलेजेस एंड मेंबर ऑफ आरयूएसए, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। अगर बात करें रिकॉग्निशन की, तो कीर्तन जी रेगुलरली फीचर्ड होते हैं सीएनबीसी, टीवी18, जी बिजनेस, ब्लूमबर्ग क्विंट जैसे वेल नोन मीडिया आउटलेट्स पर, शेयरिंग हिज इनसाइट्स ऑन द कैपिटल मार्केट एंड बियॉन्ड। आज के एपिसोड में हम लोग सीखेंगे बहुत कुछ कीर्तन जी के साथ, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, पर्सनल फाइनेंस और बहुत सारे ऐसे लेसन जो आपको अपनी पर्सनल लाइफ में और अपनी प्रोफेशनल लाइफ में ग्रो करने में मदद करेंगे। एंड आई होप इस सेशन से आप लोग लेके जाएंगे बहुत सारी एक्शनेबल टिप्स और फिर लेंगे एक्शन अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं एक फ्रेश एपिसोड मार्केट की बात ग्रो के साथ। कीर्तन जी नमस्ते, वेलकम टू द शो वंस अगेन। कैसे हैं आप? नीरज जी फर्स्ट क्लास, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो, सच अ प्लेजर। ग्रेट, तो आज बहुत सारी जानकारी जो हम आपसे एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं, राइट? और सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस बढ़ी हुई मार्केट में सेक्टर्स के साथ, कि कौन से ऐसे सेक्टर्स आपको लग रहे हैं जो आज से 5 साल में जो है बहुत ज़्यादा ग्रोथ लेने वाले हैं। मेरी भी कुछ गेसेस हैं, मैं चेक करूँगा कि मेरे गेसेस और आपके जो आंसर्स वो मैच करते हैं या नहीं करते, प्लीज़। लुक, आई थिंक मेरे को वही प्लेन ईवी थीम और डिफेंस उसके बारे में एक्चुअली बात नहीं करनी है। मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रॉबली ओल्ड इकोनॉमी अगले 2-3 साल में बहुत बेटर करेगा वर्सेस मोस्ट ऑफ दीज अदर थीम्स, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि डोमेस्टिक फेसिंग इकोनॉमी प्रॉबली यहाँ से शेप अप होगी और जो ये ऑलरेडी रन अप थीम्स है उनसे थोड़ा सा बेटर कर पाएगी, ऐसा मेरा मानना है। तो मुझे ऐसा लग रहा है सबसे पहले तो रियल एस्टेट और बिल्डिंग मटेरियल का जो थीम है, इंफ्रा,
ये पूरा थीम काफ़ी काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। दो तीन रीजंस की वजह से। सबसे पहले तो ऑफ कोर्स गवर्नमेंट पुश है, ये तो हमको पता ही है। बट राइट। स्पेसिफिकली अगर रियल एस्टेट में बात करूँ तो अगर आप देखिए इंडिया में 10 साल का रियल एस्टेट साइकिल है। अगर आप 2002 से 2011 देखें तो हमने तकरीबन 16% सीएजीआर से ग्रोथ की थी रियल एस्टेट में। पर अगर आप पिछला 10 साल देखें जो 2012 से 2022 के बीच में था, उसमें यही 16% की ग्रोथ 4% पर आ गई थी। तो ये राइट। हिस्टोरिकली देखा गया कि रियल एस्टेट में एक 10 साल का साइकिल है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद अ, ये डेकेड में वो 10 साल का साइकिल रियल एस्टेट में प्ले आउट हो जाएगा। आपने ऑलरेडी 2023 में रियल एस्टेट में 9% की ग्रोथ देख ली है। तो पहला रीज़न तो ये है कि मुझे ऐसा लग रहा है हम लोग साइकिल के स्टार्ट में हैं फ्रॉम अ रियल एस्टेट स्टैंड पॉइंट। दूसरा मुझे ये भी लग रहा है अगर आप बेसिक डेटा पॉइंट्स देखें, जैसे अनसोल्ड इन्वेंट्री एकदम लो है। इंटरेस्ट रेट्स मुझे लग रहा है यहाँ पर काफ़ी टॉप आउट हो चुके हैं, तो शायद यहाँ से गिरेंगे जो रियल एस्टेट को प्रॉबली टू अ सर्टेन एक्सटेंट बूस्ट कर पाएंगे। और इसके साथ साथ मुझे ऐसा लग रहा है कोविड के बाद अफोर्डेबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी के साथ खर्चा करने की क्षमता दोनों ऊपर चली गई है। आई डोंट नो मेरा हिंदी सही है कि नहीं, पर नहीं, हिंदी क्षमता बिल्कुल, और बिल्कुल। मंशा दोनों ऊपर हुँ, चली गई है। तो मुझे ऐसा लग रहा है राइट, कि राइट। इसी की वजह से रियल एस्टेट और बिल्डिंग मटेरियल्स उसकी थीम विल एक्चुअली प्ले आउट। अगर आप आईटी, बीपीओ, आउटसोर्सिंग, ये सब चीज़ों की एक्चुअली कमर्शियल साइड पे भी डिमांड देखें तो बहुत ही सिग्निफिकेंटली हाई है। तो ना सिर्फ रेसिडेंशियल रियल एस्टेट बट कमर्शियल आल्सो शुड डू वेरी वेल इन माय ओपिनियन। और इसी के चलते उसकी जो दूसरी एंसिलरी थीम्स है, बिल्डिंग मटेरियल या गवर्नमेंट की पुश की वजह से इंफ्रा, तो ये एक ओल्ड इकोनॉमी मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत इंटरेस्टिंग थीम है जिस पे प्रॉबली ध्यान दिया जा सकता है। दूसरा ऑफ कोर्स राइट, राइट। मैन्युफैक्चरिंग है, पर मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस, ईवी उस पे बात नहीं करूंगा क्योंकि इन जनरल हम सबको पता है कि प्रॉबली थिंग्स प्ले आउट तो ये थीम्स चलेगी लार्जली। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि एफएमसीजी में भी लग्जरी सेगमेंट शुड डू वेल। मेरा कॉन्सेप्ट और थॉट प्रोसेस वही है कि बहुत सारे लोग अब खर्चा करना चाहते हैं, खर्चा कर रहे हैं, और उसकी वजह से थोड़ा सा हाई एंड एफएमसीजी कंजम्पशन विल बेनिफिट। तो मुझे ऐसा लग रहा है आउटसाइड ऑफ द नॉर्मली स्पोकन ईवी मैन्युफैक्चरिंग काइंड ऑफ थीम्स, मुझे ऐसा लग रहा है थोड़ा सा लग्जरी एफएमसीजी साइड पे और रियल एस्टेट, बिल्डिंग मटेरियल्स, इंफ्रा, ये थीम ओल्ड इकोनॉमी में काफ़ी अच्छा करेंगे। राइट, क्या बात है! मैं तो कुछ और ही सोचा था, मेरा तो गेस बिल्कुल गलत था। एनीवेज़, मेरे कुछ फ़ॉलो-अप क्वेश्चन है इसके ऊपर। प्लीज। एक तो मैं जानना चाहूँगा कि आपने जैसे रियल एस्टेट के बारे में बोला, तो क्या अब ये सही आप कहीं ये इशारा भी कर रहे हैं कि रियल एस्टेट स्टॉक्स में तो इन्वेस्ट करना ही है? क्या रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट करने का ये सही समय है या उसमें इन्वेस्ट नहीं करना, रियल एस्टेट वाले स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है? सी आई थिंक मेरे को सबसे बड़ा प्रॉब्लम रियल एस्टेट ऑन द फिजिकल साइड से डेफिनेटली यही है कि लिक्विडिटी नहीं है, टिकट साइज बहुत बड़ा है। बहुत सारे बहुत सारी चीज़ें जो शायद फिजिकल रियल एस्टेट में फॉर समबडी लाइक यू एंड मी जो स्टॉक्स को एक्सेस कर सकते हैं उनके लिए फिजिकल रियल एस्टेट थोड़ा सा मैं मानता हूँ उतना इंटरेस्टिंग प्रोपोजिशन नहीं है, राइट। हुँ, बट हैविंग सेड दैट मुझे ऐसा लग रहा है कि चार चीज़ों के थ्रू आप रियल एस्टेट में डेफिनेटली एक्सपोजर ले सकते हो। एक तो आप या तो स्टॉक्स खरीद लीजिए या उसके आजू बाजू वाली थीम्स ले लीजिए। हुँ, आप रियल एस्टेट में रीट्स के थ्रू एक्सपोजर ले सकते हैं। आप रियल हुँ, एस्टेट में फ्रैक्शनल रियल एस्टेट के थ्रू एक्सपोजर ले सकते हैं, और ट्रेडिशनल तो हुँ, है ही। राइट, फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली फ्रैक्शनल रियल एस्टेट बहुत सार ज़्यादा लोगों को मुझे नहीं लगता उतना अंदाज़ा है कि कैसे वर्क करता है। पर इन हुँ, जनरल डायरेक्ट स्टॉक्स और रीट्स तो आज आप और मैं जानते ही है क्योंकि इसके बारे में काफ़ी काफ़ी बातें इन जनरल भी होती रहती है। फिजिकल रियल राइट, एस्टेट किसी को समझाने की ज़रूरत नहीं है। पर राइट, फ्रैक्शनल एक इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि वहाँ पर आप अपना टिकट साइज़ कम कर सकते हैं बेसिकली। राइट। मैं थोड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन पूछना चाहूँगा और ये क्वेश्चन जो है आपसे तो पूछना बनता ही है। तो उसका क्या करें वो जो डिबेट चल रही है कि रेंटिंग वर्सेस बाइंग की जो डिबेट चल रही है घर के लिए, उसमें कहाँ पे स्टैंड करते हैं आप? आपके क्या थॉट प्रोसेस हैं उसमें? आई थिंक ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, मैंने इसके बारे में पहले भी बहुत बार लिखा हुँ, हुआ है। पर देखिए हुँ, ये
इस क्वेश्चन का आंसर आपको आपके बिहेवियर से मिलेगा। वाई? क्योंकि आप और मैं, आई एम अज्यूमिंग कि कितनी भी टेक्निकल बातें कर ले, राइट, एट द एंड ऑफ द डे घर लेना या ना लेना एक बहुत ही बड़ा बिहेवियरल स्लैश इमोशनल डिसीजन है, राइट। राइट। प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली कोई सेंस नहीं बनता कि आप घर खरीदे। क्यों? क्योंकि आप शायद वही पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो वो पैसा ज़्यादा ग्रो होगा। आपको लोन पे रिबेट्स मिलते हैं, डिडक्शंस मिलते हैं, राइट। आप अगर दूसरा घर लेके उसको रेंट भी डाल देंगे पूरे इंडिया में, मुझे नहीं लगता मेट्रोज में 2 या मैक्सिमम 3%, बैंगलोर शायद एक अलग केस हो सकता है, पर 2-3% से ज़्यादा का रेंट यील्ड है, राइट। राइट। तो प्रैक्टिकली मैथमेटिकली आई डोंट सी अ रीज़न कि मैं आपको कन्विंस कर पाऊंगा कि आपको घर क्यों लेना चाहिए। बट एट द राइट। सेम टाइम मुझे ऐसा लग रहा है कि घर लेना, जैसे मैंने कहा, एक इमोशनल डिसीजन है। और एक घर होना जिसमें आप रह रहे हो इज नॉट अ बैड थिंग, राइट। तो एक घर लीजिए जिसमें आप रह रहे हो, पर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना, राइट, ये सोचकर कि इसको मैं रेंट पे दे दूंगा और कैपिटल अप्रिसिएशन मिलेगा, ये दोनों कॉम्बिनेशन मुझे नहीं लगता अगर आप बेसिक इंडेक्स इन्वेस्टिंग भी करेंगे ना उसको बीट कर पाएगा। राइट। राइट, बिल्कुल ठीक बात है। आई थिंक इमोशनल डिसीजन आपने बोला, बिल्कुल सही इमोशनल डिसीजन है। और ये, और कहीं ना कहीं पीस ऑफ माइंड, मैं बोलना चाहूंगा कि पीस ऑफ माइंड एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और उसके लिए इंसान, मेरे को लगता है, जितनी भी मेहनत कर रहा है वो पीस ऑफ माइंड के लिए ही कर रहा है, और घर खरीद के एक पीस ऑफ माइंड तो डेफिनेटली जो है वो रहती है। 100%। ग्रेट। ओके। अभी आपने जैसे बताया कि, जो आपने बताया कि कोविड के बाद आपने स्पेसिफिकली मेंशन किया कि कोविड के बाद लोगों की मंशा और लोगों के पास जो है अफोर्डेबिलिटी वो ज़्यादा आ गई, और खरीदने की मंशा भी ज़्यादा हो गई। मंशा में समझ आती है कि भाई लोगों को पता चला कि भाई रेंट पे करना पड़ जाएगा तो दिक्कत होगी, इससे बढ़िया मैं अपना घर खरीद लेता हूँ। बट अफोर्डेबिलिटी कैसे बढ़ी है? मतलब अफोर्डेबिलिटी में कैसे इंक्रीमेंट आया? क्या लगता है आपको? सी, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप बेसिक, वाइल मेरे पास बहुत सारे ग्राउंड लेवल एग्जांपल्स है, पर आप बेसिक अगर मैक्रो लेवल पे गवर्नमेंट का भी डेटा देखें, तो हाँ। गवर्नमेंट का डेटा लास्ट क्वार्टर में ये बता रहा है कि रूरल इकोनॉमी जो अर्बन से दुगनी तेजी से इन जनरल बढ़ती है, लास्ट क्वार्टर में अर्बन अर्बन इकोनॉमी रूरल से 3 गुना बढ़ी है। तो रूरल में 1% ग्रोथ था, अर्बन में 3% ग्रोथ था। तो अर्बन में मुझे ऐसा लग रहा है कि लोगों के पास, अगर आप सिर्फ आईटी सेक्टर को देख ले, ऑफ कोर्स अब आज जाकर बहुत सारे ले ऑफ्स भी हो रहे हैं, पर आईटी सेक्टर में कोविड के बाद जिस तेजी से लोगों की सैलरी बढ़ी थी, मुझे नहीं लगता उन्होंने पूरे डेकेड में उतनी सैलरी हाइक देखी होगी जितनी उनको प्रॉबली उस एक पीरियड में मिल चुकी थी, राइट। राइट। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जिससे मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रॉबली अर्बन इंडिया में लोगों के पास ना सिर्फ ज्यादा पैसा है, बन रहा है, पर वो खर्चा भी करना चाहते हैं। देखिए, आज तक राइट। हो भी ये रहा था कि आपके पास पैसा था, पर आप उसे खर्चा करने की सोच नहीं रहे थे, क्योंकि हर कोई आपके जैसा और मेरे जैसा इन्वेस्ट करो यही डिस्कशंस करते रहता था, राइट। पर आज मुझे ऐसा लग रहा है कि लोगों को शायद ये थॉट प्रोसेस में बहुत बड़ा चेंज आया है। एक लाइफ है, एंजॉय कर लो, और उसकी राइट। वजह से स्पेंडिंग कैपेबिलिटीज बहुत बढ़ गई है, स्पेसिफिकली अर्बन इंडिया में। राइट। राइट। और जो मेरी ऑब्जर्वेशन है कि लग्जरी हाउसिंग की तरफ लोग बाग ज़्यादा जो है वो झुकाव बना रहे हैं। और अभी हमने रिसेंटली देखा भी, डीएलएफ ने गुड़गांव में लग्जरी होम्स लॉन्च किया, 8-8 करोड़ के फ्लैट्स। और वो ऐसे 1-1 घंटे में, 2-2 घंटे में पूरे-पूरे फ्लैट्स बुक हो जा रहे हैं। मतलब आई थिंक ये तो हमने पहले कभी नहीं देखा, और कभी सोचा भी नहीं था शायद से। आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, नीरज जी, लाइन लगी थी। लोग यस। लाइन लगा के खड़े थे कि शायद हमारे हाथ से मौका ना निकल जाए। हाँ। तो लोगों के पास पैसा तो डेफिनेटली है। आज तक हुँ। शायद खर्चा नहीं कर रहे थे, पर अब मुझे ऐसा लग रहा है कि खर्चा करना शुरू भी कर रहे हैं। इसीलिए मैंने आपके पहले वाले क्वेश्चन में भी कहा, मुझे ऐसा लग रहा है एफएमसीजी साइड पे लग्जरी विल डू वेरी वेल। राइट, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। आई थिंक मैं भी उस बात को फ़ील कर पा रहा हूँ, लग्ज़री वॉचेज़ हाँ, हैं या कुछ भी है, तो या उनकी काफ़ी ज़्यादा जो है डिमांड बढ़ रही है। ख़ैर, अब आते हैं, आज जो माहौल चल रहा है उसमें जो सबसे ज़्यादा बहुचर्चित जो टॉपिक है वो है स्मॉल कैप्स। या और आपके पास भी बहुत रिक्वेस्ट आ रही होंगी, आपके पास भी बहुत क्लाइंट्स आ रहे होंगे, या बहुत तरह की आपके पास चीज़ें आ रही होंगी कि हमें स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कराओ, उसमें तो बहुत अच्छा रिटर्न मिलता है। और वहीं पे हमें देखने को मिल रहा है कि स्मॉल कैप में
अब वार्निंग्स आनी शुरू हो गई है कि स्मॉल कैप ओवर वैल्यूड है। हमारे रेगुलेटर खुद बता रहे हैं कि भैया स्मॉल कैप में ज़रा देख के, सोच के, समझ के इन्वेस्ट कीजिए, रिस्ट्रिक्शन लगाई जा रही है। पहला तो मैं आपका थॉट जानना चाहता हूँ, बिल्कुल एकदम पॉइंट ब्लैंक रेंज, ओवर वैल्यूएशन लग रही है या अभी सब कुछ ठीक लग रहा है? 100% ओवर वैल्यूड है। आई मीन हुँ, मुझे डेफिनेटली कोई डाउट नहीं है इस चीज़ में। देखिए, हुँ, हर चीज़ में एक कॉमन डिस्क्लेमर आंसर हो सकता है कि यू हैव टू बी मोर सिलेक्टिव, राइट? अगर आप हुँ, स्मॉल कैप हुँ, में भी सिलेक्टिवली हुँ, एक या दो स्टॉक चुने तो शायद पॉसिबल है कि आपको आपको अच्छी बेट्स मिल जाएंगी। पर हुँ, अगर आप मार्केट कैप लेवल पे बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है ओवर वैल्यूड है। हुँ, 45% रिटर्न एक हुँ, साल में ऑलरेडी 2023 में स्मॉल कैप इंडेक्स दे चुका है। कितने सारे स्टॉक से 3 गुना 5 गुना हो चुके हैं। आई थिंक हुँ, ये एक बुल मार्केट का बड़ा ही अनफॉर्चुनेट फेज है और वो हुँ, हर बार आता है और इस बार हुँ, कोई अलग चीज नहीं है, राइट? द हुँ, प्रॉब्लम इज कि बहुत सारे हुँ, लोग इस साइकिल में बहुत लेट आते इसलिए फंस जाते हैं, राइट? और आज हुँ, वही राइट, हो रहा है। आप देखिए हुँ, कितने सारे लोग जो जो हुँ, शायद कोविड के हुँ, बाद जिन्होंने इन्वेस्टिंग करनी शुरू की है उन्होंने कभी एक डाउन साइकिल देखी ही नहीं है और अप राइट, साइकिल ऐसी देखी है कि उनको हुँ, ऐसा लग रहा है कि 3 गुना 5 गुना पैसा बनाना कोई बड़ी बात है ही नहीं, हुँ, राइट? राइट, और इसीलिए, और अगर आप लॉजिकली भी सोचे, अब देखिए बहुत सारे लोग आपके मेरे जैसे जो मार्केट में इतने समय से हैं उन्होंने उतना पैसा नहीं बनाया जितने नए लोगों ने बनाया है। और हुँ, इसका लॉजिक यही है क्योंकि आप और मैं एक सर्टेन पॉइंट इन टाइम पे वैल्यूएशन पे हुँ, बातें करना शुरू कर दिए थे। हुँ, हमने देख लिया था हुँ, कि स्टॉक ऑलरेडी 2 गुना 3 गुना बढ़ चुका है, ऑलरेडी हुँ, एवरेज वैल्यूएशन से बहुत महंगा दिख रहा है और इतनी हुँ, ग्रोथ तो है नहीं कि ये वैल्यूएशन जस्टिफाई कर पाए। तो हम हुँ, उन टेक्निकल फैक्टर्स को सोचकर पोजीशंस हुँ, को थोड़ा सा लाइट, एसेट एलोकेशन को थोड़ा सा हल्का करने लगे थे। पर क्योंकि हुँ, ये जो नए इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने उनको तो पता ही नहीं है इनमें से हुँ, बहुत सारी चीज़ों का, तो उनको तो शायद ऐसा हुँ, लग रहा है वो लोग म्यूचुअल फंड्स में भी और स्टॉक्स में भी इसी तरीके से इन्वेस्ट करते हैं कि पिछले 2 या 3 सालों में 100% हाँ, रिटर्न दे दिया तो आगे वाले 2 साल में भी 100% रिटर्न दे देगा। तो बड़ा ही राइट, अनफॉर्चुनेट फेज है, बट आई थिंक हर हर ऐसे फेज में नए इन्वेस्टर्स आते हैं, हाथ हुँ, जलाते हैं जो कभी वापस नहीं आते मार्केट्स में, पर हुँ, वापस एक नई कैटेगरी उभर कर आती है जो नए इन्वेस्टर बन के आता है और ये साइकिल मेरे हिसाब से चलते रहेगा। राइट। एक मुझे मीम्स देखते हैं आप? मीम्स वगैरह देखते हैं थोड़े बहुत? हाँ। तो मुझे वो एक मीम याद आ रहा है सेक्रेड गेम से कि कभी-कभी अपन को लगता है अपुन ही भगवान है। तो इस समय न्यू इन्वेस्टर्स को 2020 के बाद जो है, वो बिल्कुल वैसी वाली फीलिंग जो है वो आ रही है। ख़ैर अ, इसमें ना बहुत सारे क्वेश्चन्स और निकलते हैं स्मॉल कैप को लेके। कुछ लोग जैसे आपने बताया कि अभी-अभी जस्ट मैं बोलूँगा पिछले 1-2 महीने में ही स्मॉल कैप्स में आए हैं। मेरे पास इतने क्वेश्चन्स आते हैं स्मॉल कैप को लेके और सबको सब पता चल गया कि अब तो स्मॉल कैप में रिटर्न मिलता है। हर एवरीवन इज़ लाइक कि स्मॉल कैप से ही पैसा बनेगा। जो लोग एसआईपीज़ के थ्रू इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिन्होंने एसआईपीज़ शुरू करी है, उनको क्या थॉट प्रोसेस रखना चाहिए इस समय जब वार्निंग्स आ रही हैं और आप भी मतलब हर कोई कह रहा है इस समय कि ओवर वैल्यूएशन चल रही है। क्या एसआईपीज़ कंटिन्यू रखें या एसआईपी अभी रोक दें कि भाई अभी तो एनएवी बहुत ज़्यादा चल रही होगी तो एसआईपी रोक देता हूँ, बाद में शुरू करूँगा? उनके थॉट प्रोसेस में आप क्या ऐड करना चाहेंगे? आई थिंक नीरज जी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है एंड आई टेल यू व्हाई। देखिए सबसे पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि आपने क्या सोचकर स्मॉल कैप में एसआईपी हुँ, शुरू की है। अगर हुँ, आपकी सोच ये थी कि पिछले 2 या 3 सालों में जिस तरीके की ग्रोथ स्मॉल कैप ने दिखाई है और वो हुँ, ग्रोथ कंटिन्यू होगी और इसलिए आपने स्मॉल कैप में निवेश करना शुरू किया, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यू आर इन फॉर अ बिग डिसअपॉइंटमेंट, राइट? हुँ, क्योंकि आप आपका आज से 3 साल का एवरेज पिछले 1 साल के एवरेज को बिल्कुल मैच ही नहीं कर पाएगा, पॉइंट नंबर वन। हुँ, तो अगर आप राइट, उस थॉट प्रोसेस से मार्केट्स में या स्मॉल कैप में आए हो तो सलाह ये होगी कि आप बंद कर दीजिए इस इन्वेस्टिंग को और लार्ज कैप में चले जाइए। शायद हुँ, शायद वहाँ हुँ, आपके ड्रॉडाउन्स भी कम होंगे और हाँ, एटलीस्ट आपकी एक्सपेक्टेशन तो ज़्यादा रियलिस्टिक होगी, वन। राइट, राइट, पर अगर आप कुछ समय से निवेश कर रहे हैं और आप हुँ, निवेश ये सोच के कर रहे हैं कि मुझे कम से कम 8 से 10 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन आपका है और हुँ, आपने सही तरीके से हुँ, आपने एसेट एलोकेशन किया हुआ है, तो मुझे नहीं हुँ, लगता कि आपको अभी फिलहाल आपकी एसआईपी को स्टॉप करने की कोई भी ज़रूरत है। अब मैं आपको हुँ, इसे कॉन्टेक्स्ट में रखकर समझाने की हुँ, कोशिश करता हूँ। जैसे मैं प्लीज़। मुझे ऐसा लग रहा हुँ, है कि मैं थोड़ा-सा एक अग्रेसिव इन्वेस्टर हूँ और मेरे पास हुँ, 8 से 10 साल का समय है, तो मैं हुँ, टिपिकली मेरे ₹100 में से
₹33 लार्ज कैप, 33 मिड में और 33 स्मॉल में डाल देता हूँ। तो मेरे पोर्टफोलियो में आज तकरीबन 55 से 60% मिड स्मॉल है और 35% लार्ज कैप है। अब थोड़ी देर पहले आपने और मैंने बात की, क्या मुझे स्मॉल कैप ओवर वैल्यूड लग रहे? मैंने हाँ बोला, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपना स्मॉल कैप बेच के लार्ज कैप में चले जाऊं। क्यों? मैं आपको ये समझाता हूँ। क्योंकि अगर आप पिछले 10 साल का एवरेज भी देख ले, मैं सिर्फ पिछले 1-1.5 साल की बात नहीं कर रहा हूँ, आप पिछले 10 साल का एवरेज देख ले, 10 में से 5 साल small cap has been the top performer across small, mid, large, international, gold, fixed income, real estate, commodities, ये सबको ध्यान में रखकर 10 में से 5 साल गोल्ड ने टॉप ऑफ द स्मॉल कैप्स ने टॉप ऑफ द चार्ट किया है, मिड कैप ने दूसरे 5 साल टॉप ऑफ द चार्ट किया है। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आगे वाले 10 साल में ऐसा ही होगा, बट माई पॉइंट इज कि पिछले 10 सालों में भी ऐसे 2-3 साल आए जहां पर स्मॉल कैप्स ने ऐसी तेजी दिखाई है, फिर एक साल ठंडा है, वापस ऊपर गया। अब ये प्रिडिक्ट कर पाना रिटेल इन्वेस्टर के लेवल पे कि अगला साल स्मॉल कैप चलेगा, तो एक काम करता हूँ, आज लार्ज कैप में डाल देता हूँ, फिर वहां से निकालूंगा, फिर स्मॉल कैप में चला जाऊंगा, ये मुझे लग रहा है ये कर पाना प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है एज अ रिटेल इन्वेस्टर। राइट, हम रिटेल की बात करें, मैं शायद कर पाऊँ, आप कर पाए, पर रिटेल मुझे ऐसा लग रहा है कि ये शायद रिटेल नहीं कर पाएगा। और क्योंकि अगर वो नहीं कर पाता है ये, तो वो बहुत बड़ी मिस्टेक कर जाता है, क्योंकि उसको 2 या 3 बार अपनी टाइमिंग सही लानी है। मान लीजिए आज तो उसकी टाइमिंग सही है कि स्मॉल कैप एक्सपेंसिव है तो मैं निकल जाता हूँ। अब उसे जजमेंट ये लाना है कि लार्ज कैप में कहाँ पैसा लगाए, फिर उसे जजमेंट ये लगाना है कि लार्ज कैप अब ओवर वैल्यूड है, अब इसमें से निकल जाता हूँ, और फिर उसे जजमेंट लगाना है कि क्या आप स्मॉल कैप सही वैल्यूड है और स्मॉल कैप में आना है। ये साइकिल प्ले आउट कर पाना बहुत मुश्किल है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एज अ रिटेल इन्वेस्टर आपके पास 8-10 साल का समय है, और आप अगर एसआईपी के थ्रू निवेश कर रहे हैं तो एसआईपी कंटिन्यू कीजिए, लमसम पैसा मत डालिए। राइट। आई थिंक बिल्कुल सही है और सबसे पहले जो आपने बात बोली मुझे बहुत अच्छी लगी। अपना थॉट प्रोसेस क्लियर होना चाहिए कि आप क्यों आए थे यहाँ पे, क्योंकि या लोग बाग एक्चुअली वही क्लियर नहीं रखते हैं। मैं आपको एक रीसेंट इंसिडेंट बताता हूँ। अभी रिसेंटली 1-2 दिन पहले मेरे पास ऐसे ही कॉल आता है कि म्यूचुअल फंड्स में हमने इन्वेस्ट कर रखा है। मैंने उनसे यही क्वेश्चन पूछा, मैंने कहा क्यों किया था? कहते किसी ने बोला था। तो वो किसी ने बोला था, आई थिंक आपने बहुत अच्छे से एड्रेस किया उसको कि अगर किसी ने बोला था कि सिर्फ पास्ट के 1-2 साल के रिटर्न्स देख के आप आए हैं, तो यू आर हेडिंग फॉर अ डिसअपॉइंटमेंट। क्या बात है! आई थिंक बहुत ही अच्छे से आपने आंसर किया। अब और मैं आपसे क्वेश्चंस बहुत खुल के पूछ रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि आप सारे यंगस्टर्स के साथ जुड़े हुए हैं, आप उनको एड्रेस करते रहते हैं। एक ऑप्शन ट्रेडिंग जो है वो रिसेंटली मतलब जो मैं बोलूँगा कि जो नया 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 इन्वेस्टर आया कोविड के बाद, नया पता नहीं शायद इन्हें इन्वेस्टर्स भी बुलाना चाहिए, ट्रेडर बुलाना चाहिए, व्हाट इज़ द राइट टर्म वो आप डिसाइड करिएगा। तो ये जो नए लोग आए हैं और ऑप्शन ट्रेडिंग इनके मुँह पे बोलते हैं जैसे शेर के मुँह पे खून लग जाना। तो अब वो शेयर के मुँह पे खून लग चुका है और ऑप्शन ट्रेडिंग धीरे-धीरे बढ़ता ही जा रहा है डिस्पाइट अगेन फिर से हमें वार्निंग्स मिली है। हर कोई जितने ब्रोकर्स हैं सब वो आजकल एक डिस्क्लेमर आता है कि 90% लोग जो है इसमें मनी नहीं बना पाते, सिर्फ 10% ही बना पाते हैं। उसके बावजूद भी ये बढ़ता जा रहा है। इसके सबसे पहले मैं रीज़न जानना चाहूँगा आपको इसका रीज़न क्या लगता है क्यों बढ़ता जा रहा है? जब इतनी वार्निंग्स हैं और इतने हमारे पास नेगेटिव साइन्स हैं, इतना पैसा खो रहे हैं लोग बाग फिर भी क्यों बढ़ता जा रहा है? आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है ये बढ़ने का एक हुँ, ही लार्ज कारण है, वो है सोशल मीडिया। हुँ, ओके। सोशल मीडिया अनफॉर्चुनेटली सिर्फ हुँ, सक्सेस को रिप्रेजेंट करता है, फेलियर्स को नहीं। मैं राइट। बहुत मैं आपको कह सकता हूँ कि मैं प्रोबेबली, आप और मैं दोनों कनेक्टेड है सोशल मीडिया पे, आप हुँ, शायद समझ भी रहे मैं किस डायरेक्शन में हिंट हुँ, कर रहा हूँ। पर मुझे राइट। ऐसा लग रहा है कि मैं अगर 100 पोस्ट पढ़ता हूँ, उसमें से शायद हुँ, एक पोस्ट ऐसा होगा जो बोलता है आज मुझे लॉस हुआ है, या हुँ, मैं आज के बाद ट्रेड नहीं करूँगा। हुँ, 99 पोस्ट ऐसे हैं जिसमें हुँ, प्रोबेबली वो ऐसा बता रहा है कि मैंने ₹2 का ऑप्शन लिया, ₹200 में बेच दिया। मैंने ₹5 का ऑप्शन खरीदा, ₹50 में बेच दिया। अ, और इसके अलावा हुआ भी ये है ना कि कोविड में लोग काफ़ी फ्री थे। सॉरी, मैं हुँ। बार-बार कोविड पे जा रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है नहीं, बिल्कुल ठीक है। हुँ, इसकी जड़ ही वो है, राइट? हुँ, 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 कोविड में लोग फ्री थे, और हुँ, इंटरनेट पे सही समय पे लोग हुँ, एजुकेशन स्प्रेड कर रहे थे। आप फ्री हुँ, हो, कोई बिजनेस नहीं चल रहा है, सिर्फ स्टॉक मार्केट चल रहा है। अब आपको स्टॉक हुँ, मार्केट आता नहीं है, पर यूट्यूब, इंस्टाग्राम, हर जगह पे हुँ, लोग आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं, चार्ट्स हुँ, कैसे पढ़ते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। और उस हुँ, एक रैली में, राइट, आई हुँ, थिंक बहुत से लोगों ने अच्छा पैसा बनाया लेवरेज करके।
पर राइट। पर अब हो ये रहा है कि अब जब मार्केट्स डिफिकल्ट हो चुके हैं, हम्म। राइट, तब उनकी वो जो स्ट्रेटजी कोविड के बाद जो काफी सक्सेसफुल लग रही थी, वो आज हम्म। एप्लीकेबल या इम्प्लीमेंटेबल नहीं है। क्योंकि देखिए, राइट। आपने अगर अपने करियर के स्टार्ट में सक्सेस देखा है ना, तो फेलियर बहुत जल्दी डाइजेस्ट कर पाना मुश्किल होता है। तो आपको ऐसा लग रहा है कि आप सही कर रहे हो, आप सही कर रहे हो, शायद मार्केट ही गलत जा रहा है। हम्म। और अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ लैक हम्म। ऑफ एक्सपीरियंस होता भी ये है ना, कि आपको हम्म। ऐसा लग रहा है कि शायद एक ट्रेड में मेरा 100 रुपया चला गया है, तो मैं दुगना हम्म। ट्रेड ले लेता हूँ। कम कम सही होने पे भी मेरा वो 100 रुपया प्लस प्रॉफिट बन जाएगा। तो आप हम्म। लेवरेज को ओवर लेवरेज करने लगते हो। मुझे ऐसा लग रहा है हम्म। ये बहुत ही डेंजरस सिचुएशन है, क्योंकि मैं हम्म। बहुत सारे ऐसे लोगों को शायद आज से 1 साल पहले मिल चुका हूँ, जिन्होंने अपनी जॉब्स छोड़कर फुल टाइम हम्म। ट्रेडिंग में आ चुके हैं। और उन्हीं में से हम्म। मैं 50% से ज़्यादा लोगों को आज हम्म। मिल चुका हूँ, जो बोल रहे हैं कि ये हम्म। करियर मेरे लिए नहीं है और मैं वापस जॉब में जा रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है हम्म। कि ऑफ कोर्स इट इज़ नॉट मेंट फॉर एवरीबॉडी, पर ये हम्म। जो लोग समझ पाए हैं, और हम्म। जैसे हम बहुत ही क्रूड लैंग्वेज में कहते हैं, जिनका हाथ बैठ गया है, राइट, हम्म। उनके लिए दिस इज अ ब्रिलियंट अपॉर्चुनिटी जो उनको आज तक नहीं हम्म। मिली थी। बट हम्म। दिस इज मेंट फॉर दैट स्पेसिफिक सेट ऑफ पीपल, जिनको जिनको मेहनत करनी है, जिनको पढ़ाई करनी है, जिनको हम्म। डेटा देखना है, जिनको समझना है, जिनको इवॉल्व होना है, जिनको सीखना है, राइट, हम्म। वो लंबे समय तक यहाँ टिके रहेंगे। पर अगर आपको हम्म। ऐसा लग रहा है कि वो 5 रुपए वाली कॉल 500 रुपया हो जाएगी और आपको सिर्फ एक ऐसा एक ट्रेड चाहिए लाइफ में सेटल होने के लिए, आई थिंक कि हम्म। मार्केट वो लोगों के लिए नहीं है। राइट। आई थिंक हम अब घूम के वापस वहीं पे आ गए कि आपका थॉट प्रोसेस क्या कहता है। या राइट। अब आए क्यों, और आपने बहुत अच्छे से एड्रेस किया। कई बार जब ये बातें बोली जाती है तो ऐसा हमें ऐसा पोर्ट्रे कर दिया जाता है कि हम लोग ट्रेडर्स के अगेंस्ट है। आई थिंक ट्रेडर्स के अगेंस्ट ना होकर आपने बहुत अच्छे से इस बात को रखा कि जो एक्चुअली में मेहनत करना चाहते हैं वो यहाँ पे पैसा बनाएंगे, और जो सिर्फ इसलिए आए हैं कि जल्दी पैसा बना लूं बिना मेहनत करे वो यहाँ से चले जाएंगे। राइट। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, आई थिंक ट्रेडिंग एज अ हम्म। प्रोफेशन में इतना पैसा है, जितना हम्म। प्रोबेबली लोगों को 30-30 35-35 साल लग जाता है बड़ी बड़ी एमएनसीज में सीईओ बनने के बाद भी नहीं कमा पाते। पर हम्म। ये पैसा इजी नहीं है। इसके लिए आपको हम्म। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, आपको सीखना पड़ेगा। लोगों को सीखना हम्म। नहीं है, सिर्फ पैसा चाहिए, वो नहीं होना। राइट। राइट। अ, अभी रिसेंटली थोड़ा क्वेश्चन को दूसरे डायरेक्शन में ले जाते हैं क्वेश्चंस को। फार्मर प्रोटेस्ट चल रहे हैं, हम सबको पता है। और बजट में हमने देखा कि जो फर्टिलाइजर सब्सिडी थी वो रिड्यूस कर दी गई है। राइट। आप इस चीज़ को कैसे देखते हैं कि इससे एग्रीकल्चर कॉस्ट तो बढ़ने ही वाली है फॉर श्योर। या और जो अभी आपने एक बात भी बोली थी कि रूरल इकोनॉमी कम ग्रो कर रही है और अर्बन इकोनॉमी ज़्यादा ग्रो कर रही है, क्या इस चीज़ से और डिस्पैरिटी बढ़ेगी नहीं? आपके थॉट्स क्या है इसके ऊपर? सी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आज तक, हुँ। और सॉरी मैं ये बोल रहा हूँ, पर ये मेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड अंडरस्टैंडिंग और फीलिंग है। मुझे हुँ। ऐसा हुँ। लग रहा है, देखिए, रूरल इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए हुँ। आपको एक ही चीज चाहिए, गुड मॉनसून और गुड फसल। हुँ। अगर गुड मॉनसून और गुड फसल आती है, अर्बन इकोनॉमी की ग्रोथ रूरल इकोनॉमी को कभी मैच ही नहीं कर पाएगी, हुँ। राइट। पर हो ये रहा है, इतने सालों से हम इसे आर्टिफिशियली सपोर्ट हुँ। करने की कोशिश कर रहे हैं, हुँ। फ्री फूड ग्रेन्स देकर, मनरेगा। अब आप देखिए, मनरेगा में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग विद द नंबर, इस बार कुछ 43% इंक्रीज करने का प्रपोजिशन है, जिसमें गवर्नमेंट बोल रही है मैं 86,000 करोड़ रुपीज खर्चा करूंगा 24-25 में, राइट। हुँ। तो आप जब तक आर्टिफिशियली सिमुलेट करते रहेंगे एक इकोनॉमी को, राइट, मुझे हुँ। ऐसा लग रहा है वो एक इकोनॉमी एक पॉइंट पे आकर स्टैंड स्टिल हो जाएगी। उसको हुँ। नेचुरली ग्रो करने का मौका नहीं मिलेगा। और हुँ। नेचुरली ग्रो करने का मौका अनफॉर्चुनेटली गुड मॉनसून और गुड फसल है, राइट। हुँ। तो ऑफ कोर्स अगर आपको आर्टिफिशियली उसे ग्रो करना है, मैं हुँ। शायद ये फ्रेज गलत यूज कर रहा हूँ, आर्टिफिशियली ग्रो करना शायद सही हुँ। फ्रेज होगा। आपको जब उस इकोनॉमी को सपोर्ट करना है, तो आप उस हुँ। इकोनॉमी को एसेट्स बनाकर दीजिए और सपोर्ट कीजिए वर्सेस कैश देकर।
क्योंकि वो कैश जब आप इकोनॉमी में उसे यूज करते हो उसका इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी इज वेरी स्मॉल, पर जब आप एसेट बनाते हो उसका इकोनॉमिक आउटपुट काफी ज्यादा देर तक लास्ट करता है, राइट? तो मुझे ऐसा लग रहा है अर्बन इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए ऑफ कोर्स आर्ग्यूमेंट यहाँ पर यह भी है कि अच्छी मॉनसून और अच्छी फसल उनके हाथ में नहीं है, इसीलिए उनको सपोर्ट करना जरूरी है, एंड आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड। पर मनरेगा में 40-50% खर्चा बढ़ा देना, 86,000 करोड़ रुपीस खर्चा कर देना, ये मुझे ऐसा लग रहा है एग्जैक्टली वही चीज है जो आप ग्लोबल इकोनॉमी में जब इन्फ्लेशन नहीं था और आपको मार्केट को सपोर्ट करना था तो आप पैसे छापते गए, लिक्विडिटी देते गए। एक पॉइंट इन टाइम पे जब आप इसे स्टॉप करेंगे या इसे चेंज करने की कोशिश करेंगे तो प्रॉबली इसका रेपरकेशन उतना अच्छा नहीं होगा जैसा आपको चाहिए। जैसे यूएस में कहते हैं सॉफ्ट लैंडिंग, राइट? सॉफ्ट लैंडिंग करवा पाना यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इकोनॉमी खुद से ही रिवाइव हो सकती है, और होपफुली मॉनसून अगर अच्छी हो, हार्वेस्ट अगर अच्छा हो, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अर्बन इकोनॉमी रूरल इकोनॉमी को कैच कर ही नहीं पाएगी जो इतने सालों से हम ऑलरेडी देखते आ रहे हैं। और एक चीज कहना चाहूंगा, मुझे ऐसा लग रहा है कि देखिए इस इलेक्शन के बाद जब बजट्स होंगे, राइट, तो पहला साल है, आपको इलेक्शन से डर नहीं है, राइट, क्योंकि इलेक्शन तो और 5 साल बाद है, राइट? आपको पता है आपकी वोट बैंक रूरल है, पर आपको इकोनॉमी पे भी ध्यान देना है जो अर्बन है, राइट? और क्योंकि पहला साल है और इलेक्शंस और 5 साल दूर है, मुझे ऐसा लग रहा है कि रूरल इकोनॉमी को उतना सिग्निफिकेंट बूस्ट नहीं मिलेगा जितना अगर ये इलेक्शन के 1 साल पहले का बजट होता तो। आई एम नॉट श्योर इफ आई एम एबल टू एक्सप्लेन दिस वेल। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं समझ पा रहा हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद 1 साल रूरल इकोनॉमी के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि रूरल इकोनॉमी के लिए पॉपुलिस्ट बजट नहीं होने वाला है ये। करेक्ट। राइट, ग्रेट, ओके। अब आते हैं पिछले क्वार्टर की बात करते हैं। तो हमारा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर क्वार्टर टीम ने भी रिसर्च किया और बताया कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो है वो क्वार्टर गया, डबल डिजिट ग्रोथ दिखाई इंडेक्स ने। अब इस समय कहीं न कहीं सबको ये फीलिंग है, एंड आई थिंक आपको भी कभी-कभी ये फीलिंग आती होगी कि ओवर वैल्यूएशन वाली फीलिंग के साथ-साथ कि मार्केट का पीक है, तो रीबैलेंसिंग थोड़ा करना चाहिए अपने पोर्टफोलियो को, जिसे हम एसेट एलोकेशन भी बुला देते हैं। तो इस समय आप अपने पर्सनल पोर्टफोलियो के साथ कुछ रीबैलेंसिंग कर रहे हैं, या अपने क्लाइंट्स या जो आपके इन्वेस्टर्स आपके साथ जुड़े हुए हैं, उनकी रीबैलेंसिंग अभी करवा रहे हैं? या अभी आपको लगता है कि नहीं ठीक है, कोई ज़्यादा रीबैलेंसिंग की ज़रूरत नहीं है? क्या पैरामीटर्स देख के रीबैलेंसिंग आप करवाते हैं या खुद अपने पोर्टफोलियो के लिए करते हैं? इसके एक्चुअली तीन अलग अलग तरीके से इसका आंसर देना चाहूँगा। सबसे पहले तो अगर आप एक रिटेल इन्वेस्टर हो, जैसे मैंने कहा उसी को रिआइट्रेट कर रहा हूँ, अगर आपके पास 10 साल का समय है और आपने आपकी एसेट एलोकेशन अपने अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से बना कर रखी है तो आप उसे फॉलो कीजिए। जैसे मान लीजिए अगर आप एक इन्वेस्टर है जिसने शायद 50% पैसा लार्ज कैप में, 30% पैसा मिड कैप में और 20% पैसा स्मॉल कैप में रखा था, तो अगर आप देखेंगे तो आपके मिड और स्मॉल इतनी तेजी से बढ़ चुके हैं कि आपके एसेट एलोकेशन में बहुत ज्यादा बड़ा चेंज आ गया है, राइट? तो अगर आपके एसेट एलोकेशन में 5% से ज्यादा का चेंज आ गया है तो आप उसको एक बार से रीबैलेंस कर लीजिए, क्योंकि आप ऐसी सिचुएशन में नहीं आना चाहते जब 50% लार्ज कैप की जगह पे अब आपके पोर्टफोलियो में सिर्फ 30% लार्ज कैप है। तो शायद जब मिड स्मॉल में करेक्शन आएगा तो आप उस वॉलेटिलिटी को झेल नहीं पाएंगे। तो रिटेल इन्वेस्टर के लिए सबसे पहला थॉट प्रोसेस मेरा ये है। पर अगर आप एक सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर है, अगर आपको थीमेटिक इन्वेस्टिंग या आपको जिसे जिसे थोड़ा सा टैक्टिकल एलोकेशन कहते हैं, वैसी इन्वेस्टिंग समझती है या ऐसी इन्वेस्टिंग आप करते हो, तो 2024 मेरे हिसाब से लार्ज कैप्स के लिए मेरे हिसाब से थोड़ा सा बेटर होगा वर्सेस मिड और स्मॉल। तो ऐसे हमारे जो क्लाइंट्स हैं जो टैक्टिकल एलोकेशंस करते हैं, तो 100 में से 20 रुपए उन्होंने साइड में ही रखा हुआ है टैक्टिकल बेट्स लेने के लिए। उन टैक्टिकल बेट्स को हम लार्ज कैप में यूज कर रहे हैं वर्सेस मिड और स्मॉल, जो आज तक मिड और स्मॉल में थे, राइट? और तीसरा, मार्केट पे प्रॉबली मुझे ऐसा लग रहा है कि
ऑफ कोर्स एक छोटा सा डिप बहुत ज़रूरी है मार्केट्स के लिए। मार्केट्स ने बहुत हुँ, टाइम हुँ, से डिप देखा नहीं है। वो डिप शायद हुँ, इलेक्शंस के बाद या बजट के बाद हुँ, एक आना हुँ, चाहिए और वो एक हेल्दी करेक्शन होगा मार्केट के लिए। हुँ, अनफॉर्चुनेटली हो ये रहा है कि ये डिप्स इतने शैलो है कि लोगों को हुँ, डिप्स का अंदाज़ा नहीं आ रहा है। एग्ज़ैक्टली। कितने सारे लोग 17-18 हज़ार निफ्टी लेवल से कैश पे खड़े हैं क्योंकि उनको तब से मार्केट एक्सपेंसिव लग रहा है। हुँ, आपके जैसे और मुझ जैसे लोगों को आज मार्केट एक्सपेंसिव लग रहा है। तो मुझे ऐसा हुँ, लग रहा है कितने सारे लोग साइड लाइन पे खड़े हैं जिन्होंने 2-5% का फॉल नहीं देखा। इसलिए जैसे ही हुँ, 2-5% का फॉल आता है वो जितना पैसा है सब डाल देते हैं, जिससे हुँ, मार्केट को एक सपोर्ट मिल जाता है। मुझे ऐसा लग रहा है एक थोड़ा-सा हेल्दी करेक्शन ड्यू है और हुँ, आना चाहिए मार्केट्स के लिए अच्छा होगा। हुँ, राइट। आई थिंक लोग बाग इसको नेगेटिवली ना लें कि हेल्दी करेक्शन हम लोग चाह रहे हैं, वो इसलिए ही चाह रहे हैं, वो सबकी भलाई के लिए ही है। अगर ऐसे ही ग्रो करता जाएगा तो फिर बहुत अनहेल्दी करेक्शन आएगा, राइट? एब्सोल्युटली। हुँ। बात करते हैं बजट की, मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू और एक्सटर्नल ट्रेड डेटा की, क्योंकि आप मैक्रोज़ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, बहुत रिसर्च करते हैं, बहुत लिखते हैं। तो ये डेटा जो है हमारे पास अब फ़रवरी में आ चुका है। ओवरऑल एक ओवरव्यू, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर्स हमें ज़्यादा देखते हैं, तो मैं बहुत डिटेल में तो नहीं जाऊँगा। एक ओवरव्यू आपका क्या है? ओवरऑल इंडियन इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट है नंबर्स का, रीसेंट बजट्स का, एक्सटर्नल ट्रेड डेटा का और मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू का? आई थिंक बड़ा इंटरेस्टिंग और अच्छा डेटा है। कुछ हुँ, चीज़ें जो मैं हाइलाइट करना चाहूँगा यहाँ पर, अगर आप हुँ, देखें कि सबसे पहला डिस्कशन ये था कि हम डेफ़िसिट को जो आज 5.8% है हुँ, 2024 फिस्कल में, उसको हम 5.1 पे लेके जाएँगे। तो ये एक हुँ, एक सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग व्यू हुँ, है कि फिस्कल डेफ़िसिट कम होगा। और बार-बार उन्होंने कमेंट्री में ये स्पेसिफ़ाई किया कि फिस्कल डेफ़िसिट को हम करने के लिए हम ग्रोथ को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, हुँ, राइट? तो हम रेवेन्यू बढ़ाने की कोशिश करेंगे, एसेट्स में पैसा लगाएँगे, कैश पेआउट्स नहीं देंगे, जिससे हम ग्रोथ को सस्टेन करने की कोशिश करेंगे, पर उसी के साथ फिस्कल डेफ़िसिट को भी कम करेंगे और हम इन्फ्लेशन को भी कम करेंगे। ये हुँ, मॉनेटरी पॉलिसी, बजट सबका मिश्रण एक आपको बताने की हुँ, कोशिश कर रहा हूँ, राइट? हुँ, अब आप देखिए, अभी जीडीपी डेटा भी आया। ऑफ कोर्स बहुत हुँ, सारी रीजंस की वजह से वो डेटा एबनॉर्मल लग रहा था, पर हुँ, 8% प्लस डेटा इज वेरी गुड, राइट? हुँ, अगर आप कोर इन्फ्लेशन भी देख ले आज, मेरे हिसाब से इफ आई एम नॉट रॉन्ग विद द डेटा, तकरीबन 3.5% पे है और वो 50 हुँ, महीने के लो पे है, राइट? हुँ, तो आप देखिए इन्फ्लेशन आपके कंट्रोल में है, कोर इन्फ्लेशन की बात कर रहा हूँ, आपकी जीडीपी ग्रो हो रही है, गवर्नमेंट कह रही है कि मैं फिस्कल डेफिसिट कम करूंगा पर उसके साथ साथ मैं ग्रोथ ग्रोथ को इम्पैक्ट नहीं आने दूंगा। ये राइट। सब अ, मुझे नहीं लगता इससे बेटर आपको मैक्रो इकोनॉमिक सपोर्ट चाहिए ग्रो हुँ, करने के लिए एज ए इकोनॉमी। और इसके साथ साथ होगा ये कि ग्लोबली भी इंटरेस्ट रेट्स और इन्फ्लेशन टॉप आउट हो चुके हैं और इंटरेस्ट हुँ, रेट्स नीचे आने की बातें हो रही है। और मुझे नहीं हुँ, लगता कि अगर यूएस में जून जुलाई में इंटरेस्ट रेट कट होगा तो इंडिया बिल्कुल ज्यादा टाइम लेगा इंडिया में भी रेट्स कट करने के लिए। तो ये हुँ, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर एक्सट्रीमली पॉजिटिव फ्रॉम अ मैक्रो स्टैंड पॉइंट। हुँ। एक लेमैन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी जैसे आपने बताया कि इंटरेस्ट रेट जो है वो टॉप अप हो रहे हैं बिल्कुल, बिल्कुल अपने मैक्स पे पहुँच गए हैं। तो क्या ऐसा होगा कि जैसे ही वहाँ पे यूएस इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना कम कर देता है या घटाना शुरू कर देता है, बढ़ाना तो मेरे ख्याल से कम कर ही दिया है उन्होंने, तो वो पैसा फिर एफडीआई के रूट से होता हुआ इंडियन स्टॉक मार्केट्स की तरफ मुड़ेगा? क्योंकि अभी ऐसा माना जाता है क्योंकि यूएस में इंटरेस्ट रेट काफ़ी बढ़े हुए हैं, तो लोग बाग वहाँ पे सेफ जगह पे अपना कम अमाउंट पे कम परसेंटेज में पैसा कमा के भी खुश रहते हैं। लेकिन जैसे ही वहाँ पे इंटरेस्ट रेट घटेंगे, वो वापस आएँगे इंडिया की तरफ? 100% मुझे ऐसा लग रहा है कि ये साउंड पॉसिबिलिटी है क्योंकि आप हुँ, देखिए कोविड के एरा में, राइट, हुँ, एग्जैक्टली यही हुआ था हुँ, कि आपकी इंटरेस्ट रेट्स एकदम ज़ीरो के करीब थी। तो आप अगर यूएस हुँ, में हो और आपको अगर फिक्स डिपॉजिट में 1% पैसा मिल रहा है तो आप बोल रहे हो मैं 1% के लिए पैसा निवेश भी क्यों कर रहा हूँ। तो सही वही बात है। पैसा कैपिटल मार्केट्स में आता है। तो जैसे ही हुँ, इंटरेस्ट रेट्स कम होना स्टार्ट होंगे ग्लोबली, हुँ, अचानक से आप देखोगे कि फिक्स्ड इनकम में इंटरेस्ट हुँ, कम हो जाएगा लोगों का पैसा लगाने के लिए, पर पैसा लगाना तो है ही फिर भी। हुँ, इसीलिए वो पैसा गोल्ड और इक्विटी में आने लगता है जब इंटरेस्ट रेट्स पीक आउट होके नीचे आने लगते हैं, राइट? हुँ, और
होता भी है कि जब आपके कंट्री के इंटरेस्ट रेट्स पीक आउट हो जाते हैं और इंटरेस्ट रेट्स कम होने लगते हैं, मैक्रो हम्म इकोनॉमी में थियोरेटिकली आप इसे कहते हो कि आप इंटरेस्ट रेट्स इसलिए कम कर रहे हो क्योंकि आपकी इकोनॉमी को सपोर्ट चाहिए। और हम्म जब भी आपकी इकोनॉमी को सपोर्ट चाहिए, आपकी करेंसी डीवैल्यू होनी चाहिए, राइट? हम्म तो जैसे ही इंटरेस्ट रेट्स कटेंगे यूएस में, हम्म डॉलर पे थोड़ा सा इंपैक्ट आना चाहिए। और जब भी डॉलर सॉफ्ट होता है, हमने देखा है कि पैसा इमर्जिंग मार्केट्स में आता है। तो मुझे ऐसा लग रहा हम्म है ये सब टेक्निकल रीजंस की वजह से डेफिनेटली पैसा इंडिया में इमर्जिंग मार्केट्स में तो आएगा। और इमर्जिंग मार्केट्स में इंडिया के अलावा उनके पास बहुत सारे ऑप्शंस नहीं है। रशिया बंद हो चुका है। चाइना में हम्म हमें पता है क्या चल रहा है और क्यों पैसा वहां नहीं जा रहा है। ब्राजील में पॉलिटिकल क्राइसिस है। आप हम्म देख रहे हो कैसे एमएससीआई में इंडिया का वेट बढ़ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि पूरी सिचुएशन इस तरीके से बन रही है कि इमर्जिंग मार्केट्स में पैसा आएगा। और इमर्जिंग हम्म मार्केट्स में पैसा अगर आया तो इंडिया से बड़ा हम्म बेनिफिशियरी कोई नहीं है। राइट। मेरे पास एक क्रूड ऑयल पे भी क्वेश्चन है, लेकिन क्रूड ऑयल से मुझे ईवी थीम पे बात करनी है, क्योंकि आपने पहले उसको थोड़ा स्किप कर दिया था। अब पहले तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, आपने ईवी एक्सपीरियंस किया खुद से? कोई आपने इलेक्ट्रिक व्हीकल लिया हो, आपके किसी नोन के पास हो, तो क्या यस। एक्सपीरियंस है? नहीं, एक्सपीरियंस तो बहुत बढ़िया है। आई थिंक हम्म गाड़ी एक्सट्रीमली स्मूथ है। हम्म मुझे नहीं लगता कि आई इंजिन्स के सामने पिकअप वगैरह में भी कोई प्रॉब्लम है। हम्म नॉइज बिल्कुल नहीं है, पोल्यूशन नहीं है। हम्म हम्म एक ही चीज़ है कि गाड़ी महंगी है। हम्म इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है। एंड आई एम हम्म अज्यूमिंग कि प्रोबेबली पिछले अगले 2-3 सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर तो डेफिनेटली डेवलप हो जाएगा। राइट। पर मेरा सिर्फ एप्रीहेंशन ये है ये पूरे हम्म थीम में कि हम्म अ, वो ही लोग प्रोबेबली ईवी की तरफ प्रैक्टिकली जाने चाहिए जिनका हम्म रन ज्यादा है। क्योंकि हम्म आज इक्विपमेंट्स हम्म इतने महंगे हैं कि द डिफरेंस बिटवीन योर नॉर्मल आई इंजन एंड द ईवी इंजन वो हम्म इतना ज्यादा है कि हम्म अगर आप गाड़ी ज्यादा नहीं चलाओगे तो वो उस एडिशनल कॉस्ट को जस्टिफाई नहीं कर पाएगा। राइट, राइट। मेरे इसमें एक कंसर्न और भी था। मैंने ईवी वाली बात इसलिए उठाई क्योंकि ये काफ़ी चर्चा में रहती है। टोयोटा को हम सब जानते हैं, और उन्होंने एक बड़ी अच्छी बेट ली थी बहुत समय पहले कि हम हाइब्रिड कार्स की तरफ जाएँगे, हम कंप्लीटली ईवीज़ की तरफ नहीं जाएँगे। एंड ऐसा मुझे लग रहा है, अगर मैं मैक्रो लेवल पे देखता हूँ इंडस्ट्री को, तो उनकी ये बेट आज बहुत अच्छा पे ऑफ कर रही है। अगर आप बात करें, उनकी जो सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ियाँ हैं, वो इनोवा की बात कर लें, या फिर हम लोग हाई राइडर की बात कर लें, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हाई राइडर ही नाम है उस गाड़ी का। तो या इनमें हाइब्रिड इंजन्स आए हैं और काफ़ी अच्छा चल रहे हैं। एंड सुजुकी भी अब बिल्कुल सेम जो है वो स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहा है, जबकि टाटा बिल्कुल अलग डायरेक्शन में, वो कंप्लीटली ईवीज़ की तरफ जा रहा है, और काफ़ी कंपनीज़ अब धीरे-धीरे हाइब्रिड की तरफ स्विच कर रही हैं। तो क्या ये एक चैलेंज लगता है? क्या हम 100% ईवी में ज़्यादा आगे बढ़ेंगे, या हाइब्रिड की तरफ ज़्यादा झुकाव रहेगा? मुझे ऐसा लग रहा है नीरज जी, द बेस्ट वे टू प्ले दिस इज ऑटो एंसिलरी। क्योंकि आज आपको और मुझे दोनों को हुँ, शायद ये क्लैरिटी नहीं है कि आज से 10 साल बाद ईवी हुँ, चलेगा या हाइब्रिड चलेगा, राइट? हुँ, क्योंकि आप हुँ, देखिए ईवी को आप ग्रीन एनर्जी की तरह प्रमोट हुँ, करते हैं, पर आज बैटरी में जब आप लिथियम और वगैरह हाँ, वगैरह दूसरे कंपोनेंट्स की बात करें, वो भी इनडायरेक्टली तो एक स्टेज ऐसा ही आ जाएगा जैसा आज क्रूड पे है, राइट? हुँ, तो पता नहीं आई चलेगा, हाइब्रिड चलेगा या ईवी हुँ, चलेगा। वाइल हुँ, मेरा कोई व्यू हो सकता है, पर मुझे वो व्यू डिस्कस नहीं करना है क्योंकि हुँ, प्रोबेबली वो किसी गलत डायरेक्शन में इन्वेस्टर्स ना राइट, ले ले। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि द बेस्ट वे टू प्ले दिस इज ऑटो एंसिलरीज, राइट? क्योंकि हुँ, आज आप आई चले, हाइब्रिड चले, ईवी चले, कुछ भी चले, हुँ, आपको एंसिलरीज चाहिए, आपको सॉफ्टवेयर हुँ, चाहिए, आपको हुँ, टायर्स चाहिए, आपको इंजन हुँ, पार्ट्स चाहिए, आपको सब कुछ चाहिए। तो हुँ, अगर अगर ये थीम पे आपको कॉन्फिडेंस है, राइट, तो हुँ, मुझे ऐसा लग रहा है ऑटो एंसिलरी देखिए। ऑटो हुँ, एंसिलरी से बेहतर आपको कोई हुँ, थीम में प्ले करने नहीं मिलेगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ईवी एज अ थीम हैज प्लेड आउट, राइट? हुँ, ओके, अ, हुँ, यानी आप ईवी में सबसे पॉपुलर स्टॉक ले लीजिए जो मैन्युफैक्चर करते हैं। सॉरी, मैं पर्टिकुलर हुँ, स्टॉक्स पे बात नहीं करता इन जनरल, हुँ, पर हुँ, उसका प्राइस प्राइस आज डबल डिजिट से 4 डिजिट हो गया है, राइट? तो राइट, हमने वो ऑलरेडी देखा हुआ है कि ये कैसे प्ले आउट ऑलरेडी हो चुका है, राइट? हुँ, तो अगर आपकी बेट ईवी पे गलत भी चली जाती है, राइट, हुँ, तो आपको उतना प्रॉब्लम नहीं होगा अगर आप ऑटो एंसिलरी के थ्रू उसको प्ले करने की कोशिश कर रहे हैं, ना हुँ, कि ना कि मैन्युफैक्चरर्स ऑफ कार,
आई होप आई बीन राइट। एबल टू कम अक्रॉस नहीं, वेल। बिल्कुल, बिल्कुल। आई थिंक बहुत अच्छा आइडिया आपने दिया है कि आप इस फाइट में ना पड़े कि ईवी चलेगा कि आइस इंजन चलेगा, अपना आइस चलेगा। आप फ़ोकस करें कि क्या रॉ मटेरियल की ज़रूरत है। फॉर एग्ज़ाम्पल टायर के बारे में आपने बोला तो और ये मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा कि हम जो गाड़ियों की सेल दिख रहा है आई थिंक जो आपने पहले बातें बोली थी कि वो लग्ज़री जो कंज़म्पशन है वो बढ़ेगी, तो एसयूवीज़ की सेल हम आज की डेट में देख ही रहे हैं और ट्रू साथ-साथ ट्रू। में अगर हम ओवरऑल ऑटोमोबाइल मार्केट के नंबर्स निकालें तो वो बहुत ही अमेज़िंग जो है नंबर्स निकल के आए हैं, जो सेल अगर मैं बात करूँ सारे मैन्युफैक्चरर्स की मिला के और उनमें सब में फ़ायदा तो मेरे ख्याल से एंसिलरी वालों का है ही, क्योंकि कोई भी 100%। गाड़ी बिना टायर के तो चलने वाली नहीं है। ग्रेट, ओके। अब एक काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है मेरे पास। तो मान लीजिए अज़्यूम कर लीजिए आपके सामने एक 28 से 30 साल का व्यक्ति बैठा है, वैसे मैं अपनी रियल एज नहीं बता रहा हूँ, राइट? और अभी-अभी जो है नौकरी शुरू करी है एंड लंबे समय तक उसका होराइज़न जो है, टाइम होराइज़न जो है वो एक लॉन्ग टर्म होराइज़न के साथ वो आया है। स्टेप 1 शुरू वो कैसे करे? इक्विटी में वो एक्सपोज़र लेना चाहता है। मैं आज की मार्केट के हिसाब से जानना चाहता हूँ, मैं जेनेरिक आंसर नहीं चाह रहा। आज हमारी मार्केट जो 23,000 की तरफ अग्रसर हो चुकी है, पहुँचने वाली है। ऐसी मार्केट में जब उसे हर कोई डरा रहा है कि भाई स्टॉक मार्केट तो ओवर वैल्यू है और दूसरे ओपिनियन उसको ऐसे मिल रहे हैं मतलब बिल्कुल कॉन्ट्रास्टिंग ओपिनियन है। एक तो कह रहा है स्टॉक मार्केट से ही पैसा बनता है, एक बता रहा है कि बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है और वो कन्फ्यूज़्ड है। तो उसका स्टेप 1 क्या होना चाहिए? आई थिंक उसका स्टेप वन बड़ा सिंपल है। जैसे आपने कहा, अगर हुँ, उसके पास लंबे हुँ, समय का हुँ, टाइम होराइजन है तो उसको इक्विटी में ही एक्सपोजर लेना चाहिए, क्योंकि हुँ, वो मार्केट को कभी टाइम नहीं कर पाएगा। मार्केट 5% हुँ, गिरेगा तो वो और वेट हुँ, करेगा कि 10% गिरे तब मैं एंटर हूँ, वो एंटर ही नहीं कर पाएगा, तो उसको एंटर तो होना हुँ, पड़ेगा। हुँ, आज एंटर करें लार्ज कैप्स के थ्रू, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे सेक्टर्स है लार्ज कैप में जो काफ़ी हुँ, इंटरेस्टिंग वैल्यूएशंस ऑफर कर रहे हैं आज भी। और अगर आप हुँ, बेसिक सिंपल इंडेक्स भी खरीद लेंगे तो मुझे ऐसा लग हुँ, रहा है वो बहुत ही बेहतरीन स्टार्ट है। और जैसे हुँ, जैसे आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग आने लगे मार्केट्स का और हुँ, आप थोड़ा सा ज़्यादा समझने लगे, आप उसको मिड स्मॉल में थोड़ा थोड़ा आगे जाके डाइवर्सिफाई कीजिए। पर मुझे नहीं लगता हुँ, कि आज अगर आपको लंबे समय के लिए पैसा डालना है तो साइडलाइन पे हुँ। रहना चाहिए। आप लार्ज कैप के थ्रू एक्सपोजर लेना स्टार्ट कर सकते हैं मेरे हिसाब से। राइट। ये तो बात हमने कर ली डायरेक्ट हमने इन्वेस्टिंग की। बट मैं आपसे सुनना चाहता हूँ कि अभी वो बिल्कुल ना समझ लीजिए वो ऐसे बैकग्राउंड से उसे फाइनेंस समझ ही नहीं आता है। ठीक है, उसकी जॉब लग गई है अच्छी एंड ही इज़ अर्निंग गुड एंड ये इसको कहने में कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी जॉब्स अच्छी हैं, पैसा अच्छा कमा रहे हैं, बट दे डोंट नो द एबीसी ऑफ फाइनेंस और वो बड़े हैबिटेड मैनर में कोई भी डिसीज़न ले लेते हैं। तो स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड में आने से पहले भी क्या बेसिक स्टेप्स अगर आप बताना चाहें कि भई ये 1, 2, 3 तो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसके बाद आप स्टॉक्स की तरफ आइएगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं बहुत ही फर्मली बिलीव करता हूँ कि आपको हुँ, इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपका रिस्क मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। हुँ, आप देखिए सोशल मीडिया पे मैं खुद भी यही कहते हुँ, रहता हूँ लोगों को, 5,000 की एसआईपी स्टार्ट करो, 10,000 की एसआईपी स्टार्ट करो। अब मान लीजिए हुँ, ऐसी सिचुएशन, आपने किसी को 5,000 की एसआईपी स्टार्ट करा दी, 5 साल में हुँ, उसके पास तकरीबन 5-6 लाख रुपया जमा हो गया और वो एक घर पे मेडिकल इमरजेंसी आ गई। उस हुँ, एक मेडिकल इमरजेंसी की वजह से आप शायद 5 साल में इकट्ठा किया हुआ पैसा सब एक साथ चला जाएगा और आपको पर्सनल लोन लेनी पड़ेगी, राइट? हुँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आपको आपकी इन्वेस्टिंग स्टेबल करनी है, उसके लिए भी आपको पहले रिस्क मैनेजमेंट पे ध्यान देना पड़ेगा। तो हुँ। सॉरी, हम लोग स्टॉक मार्केट से थोड़ा पर्सनल फाइनेंस की तरफ चले गए, पर नहीं, क्वेश्चन क्वेश्चन भी वही है, बिल्कुल, बिल्कुल ठीक है। मुझे हुँ, ऐसा लग रहा है कि आप सबसे पहले एक खुद की हुँ, और फैमिली की मेडिकल इंश्योरेंस ले लें, हुँ, आपकी खुद की टर्म इंश्योरेंस ले लें और ये हुँ, दोनों करने के बाद ही आप हुँ, इन्वेस्टमेंट्स में आइए, राइट? हुँ, राइट, जब आप इन्वेस्टमेंट में आए और आपको अगर इन्वेस्टिंग नहीं समझती है, हुँ, म्यूचुअल फंड्स के द्वारा स्टार्ट कीजिए और हुँ, धीरे-धीरे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब आपको लगने लगे कि आपको हुँ, थोड़ी-सी अभी मार्केट की जानकारी होने लगी है, तो पहले हुँ, लार्ज कैप्स में थोड़ी-सी स्टडी कीजिए, बेट्स लीजिए, देखिए वो कैसे पैन आउट होती है। और अगर आप सीरियसली ये मान जब तक आप खुद मानने ना लगे कि आप इन्वेस्टिंग में बहुत अच्छे हो चुके हैं, मिड और स्मॉल हुँ, में बेट लेने की कोशिश ना करें। हुँ, राइट। आई थिंक बहुत अच्छे से आपने बताया कि पहले आपका हेल्थ इंश्योरेंस, फिर आपका लाइफ इंश्योरेंस एंड देन ग्रेजुअली एंटर इंटो द स्टॉक मार्केट। या ग्रेट। बहुत सारा एक्सपीरियंस है आपके पास, बहुत समय से मार्केट को देख रहे हैं, उतार-चढ़ाव देखे, बुल मार्केट देखी और ऐसा भी समय देखा जब स्टॉक्स बिल्कुल शांत बैठे हुए हैं, राइट? और क्लाइंट्स या इन्वेस्टर्स जो बहुत परेशान हो रहे हैं, वो पेशेंस लूज़ कर रहे हैं। फिर
आते हैं बुल मार्केट में जब हर कोई एक दूसरे को सलाह दे रहा होता है, ये वाला स्टॉक खरीद ले, ये वाला म्यूचुअल फंड खरीद ले, यहाँ पैसे लगा दे, मेरे तो 1 साल में डबल हो गए। क्या गलतियाँ हैं जो बुल मार्केट के दौरान इन्वेस्टर से हुई हुई हैं आपके एक्सपीरियंस से आपने देखी हैं? आपके पास बहुत क्वेश्चन्स आते होंगे, आपसे बहुत बातचीत होती होंगी। कॉमन मिस्टेक्स ड्यूरिंग द बुल मार्केट मैं उस पे कुछ सुनना चाहता हूँ आपसे। आई थिंक दो बहुत ही कॉमन मिस्टेक्स जो मैं रेपिटेडली देख रहा हूँ 2006 से 7 से, जब से मैं हुँ, मार्केट में हूँ, और हुँ, मैं खुद भी इनिशियली कर चुका हूँ, और आज मैं देखता हूँ क्लाइंट्स कर रहे हैं और हुँ, समझते नहीं है और सुनते नहीं है, हुँ, जब तक उनको खुद को एक्सपीरियंस नहीं होता। और ये दोनों गलतियाँ इंटरचेंजेबल है। हुँ, सबसे पहली गलती ये है कि बुल मार्केट हुँ, में बहुत हुँ, जल्दी प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, हुँ, राइट, और साइडलाइन पे खड़े हो जाते हैं। हुँ, प्रॉफिट बुक करना, मुझे ऐसा लग रहा है, सबसे डिफिकल्ट टास्क है इन इन्वेस्टिंग। वो उससे भी डिफिकल्ट है कि कौन से स्टॉक में आपको पैसा लगाना है। क्योंकि हुँ, देखिए, बुल मार्केट में अगर आपका स्टॉक नहीं चल रहा फॉर वट हुँ, एवर रीजन, तो हुँ, आपको तो पता ही है कि स्टॉक से दूर ही रहना अच्छा है, हुँ, राइट। राइट, इन जनरल, अनलेस उस स्टॉक स्पेसिफिक कुछ चीजें हो रही है तो बात अलग है। तो राइट, अगर बुल हुँ, मार्केट में अगर आप, तो ये बहुत स्टडी भी की गई है कि मार्केट जब से शुरू हुआ है, हुँ, मार्केट में प्रोबेबली सिर्फ 8 ऐसे महीने हैं पिछले 44 इयर्स में जिन्होंने हुँ, 80% रिटर्न दिया मार्केट का, हुँ, राइट। अब ये नंबर राइट, एकदम एग्जैक्ट नहीं होंगे, पर मोटा राइट, मोटा रिसर्च यही है, राइट। राइट। मतलब आप ये तो कहना चाह रहे हैं मैं सॉरी बीच में रोक दिया मैंने आपको, कि आज तक जितना भी रिटर्न बना है, उसका लगभग 70-80% रिटर्न सिर्फ़ 8 महीने में बना है। करेक्ट, वॉव! राइट। हुँ। थोड़े से नंबर्स ऊपर नीचे होंगे, पर लॉजिक ठीक है, यही है, राइट, राइट। राइट। मतलब मोटी-मोटी बात ये कहना चाह रहे हैं कि कुछ कुछ बेसिक पीरियड्स थे जिनके अंदर अच्छा खासा रिटर्न बना है। राइट। एग्जैक्टली। अब हुँ, अगर आप उस पीरियड में साइडलाइन पे खड़े हो जाएंगे और हुँ, उस पूरी रैली को प्ले आउट नहीं हुँ, करेंगे, तो आप हुँ, फिक्स डिपॉजिट को भी बीट नहीं कर पाएंगे, इन स्पाइट ऑफ हुँ, स्टेइंग इन्वेस्टेड इन द इक्विटीज मार्केट, राइट। राइट। तो आप अगर 10 साल का समय लेके आ रहे हो निवेश करने के लिए, इन दस हुँ, सालों में ऐसे 5 ही महीने हैं जो आपका मेजर रिटर्न देने वाले हैं। पर हुँ, उस 5 महीनों में अगर आपको, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि मार्केट 20% ऊपर चला गया, और कितना ऊपर जाएगा, चल मैं निकल जाता हूँ, तो हुँ, आपकी एवरेज रिटर्न वो जो 12, 13, 14, 15% जो लोग बोलते रहते हैं, वो नहीं आने वाली है। तो बुल हुँ, मार्केट में प्रॉफिट्स जल्दी बुक ना करें, हुँ, ओके। और हुँ, बेयर मार्केट्स में हुँ, निकलिए नहीं मार्केट से ज्यादा। अगर आपके पास पैसा है तो पैसा पैसा हुँ, डालिए। ये हुँ, दो चीजें, ये हुँ, दोनों चीजों का फाइनल आंसर यही है कि हुँ, मार्केट को टाइम करने की कोशिश मत कीजिए, राइट। हुँ, क्योंकि आपको शायद बुल मार्केट में 20% मार्केट ऊपर जाने के बाद और 50% जाने की संभावना है, ये नहीं पता, तो आप पहले ही बाहर निकल जाएंगे, राइट। हुँ, और पिछले 44 इयर्स में, और ये डेटा एकदम सही है, पिछले हुँ, 44 इयर्स में सिर्फ हुँ, 4 ही ऐसे साल है, नीरज जी, जिसमें हुँ, इंट्रा ईयर मार्केट 10% से कम गिरा है। हुँ, इसका मतलब पिछले 44 इयर्स में हर साल मार्केट एक बार अपने टॉप से 10% से ज्यादा इंट्रा ईयर में गिरा ही है, राइट। हुँ, हुँ, इसका हुँ, मतलब आपको हर साल मोटा मोटा इंट्रा हुँ, ईयर में 10% से ज्यादा का फॉल मिलता है, ये मार्केट हुँ, हिस्ट्री है। तो राइट। 10% से ज्यादा का फॉल मिले तो मार्केट को खरीद लीजिए। मुझे ऐसा लग रहा है हुँ, ये दो चीजें अगर आप सही से करें, हुँ, मुझे नहीं लगता कि आप बेस्ट ऑफ द फंड मैनेजर्स को क्यों बीट नहीं कर पाएंगे। हुँ, राइट। आई पर ये थिंक जितनी आसान लग रही है उतनी आसान है नहीं प्रैक्टिकली। मैं वही बोलने वाला था कि ये दिख रहा है आसान और इसमें बिहेवियरल इश्यूज़ जो हैं वो बहुत सारे हैं। आई थिंक बिहेवियर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस तरह की चीज़ों के लिए। जाते-जाते एक क्वेश्चन है मेरे पास कि एक अच्छे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के कुछ एलिमेंट्स, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ फीचर्स अगर मैं जानना चाहूँ तो वो क्या होते हैं? देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है, अगर आप एक इक्विटी फंड की बात कर रहे हैं, राइट, हुँ, हुँ, तो सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है ऐसा फंड चूज कीजिए जो इंडेक्स को हग नहीं करता है। हुँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट है देखने के लिए, क्योंकि अदरवाइज तो आप इंडेक्स में ही पैसा लगा लीजिए ना, आप एक क्यों राइट, प्रोफेशनल फंड मैनेजर को पैसा दे रहे हैं, राइट। राइट। एक वो, दूसरा मुझे ऐसा लग रहा है कि
अगर आप स्मॉल कैप मिड कैप की स्पेसिफिकली बात करें तो ऐसे फंड में पैसा ना लगाए जिन फंड का एयूएम बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, राइट? क्योंकि शायद आज इंडियन मार्केट में मिड में तो हालांकि है, बट स्मॉल में उतनी डेप्थ नहीं है कि कल उठ के अगर अगर रिडम्पशन प्रेशर आ जाए फॉर वॉट एवर रीजन, वो वो उस स्टॉक में से निकलते समय इम्पैक्ट कॉस्ट बहुत बड़ा डाल देगा उस स्टॉक पर, राइट? तो मिड स्मॉल में आप एयूएम बहुत बड़ा हो वैसे फंड में पैसा निवेश मत कीजिए। तीसरा मुझे वेरी इंपॉर्टेंटली ऐसा लग रहा है कि आपको ये देखना जरूरी है कि क्या फंड जो ऑब्जेक्टिव बता रहा है उस ऑब्जेक्टिव के हिसाब से निवेश कर रहा है भी कि नहीं। अब आपको एक एग्जांपल देता हूं। एग्जैक्टली, फ्लेक्सी कैप फंड्स में आप टिपिकली देखेंगे, आप पिछला 6 महीना छोड़ दीजिए क्योंकि 6 महीने में स्मॉल कैप मिड कैप ने इतनी रैली की है कि म्यूचुअल फंड्स मैनेजर्स फोर्स हो चुके थे मिड और स्मॉल में पोजीशन लेने के लिए। पर अगर आप पिछला 6 महीना छोड़ के उसके आगे वाले पीरियड देखें तो फ्लेक्सी कैप में 70 से 80% पैसा लार्ज कैप में लगा है, राइट? अब एक निवेशक जब फ्लेक्सी कैप फंड में पैसा लगाता है तो वो ये सोच के आता है कि मार्केट में जब लार्ज कैप में वैल्यू है तो पैसा लार्ज कैप में लगाएगा फंड मैनेजर, मिड स्मॉल में वैल्यू है तो मिड स्मॉल में लगाएगा। पर प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है। प्रैक्टिकली फ्लेक्सी कैप फंड आज से 6 महीने पहले तक सिर्फ लार्ज कैप फंड्स का रिप्लेसमेंट था। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो ऑब्जेक्टिव है क्या उस ऑब्जेक्टिव को सही तरीके से प्ले किया जा रहा है कि नहीं, ये देखना जरूरी है। तो अगर ये 3 चीजें अगर आप देख पाए क्वालिटेटिव डेटा पॉइंट्स तो आप सही फंड चूज कर लेंगे। बाकी देखिए क्वांटिटेटिव में तो आप बहुत सारी चीजें देख सकते हैं। आप फंड का अल्फा देखिए, फंड का शार्प रेशियो देखिए, अप कैप्चर डाउन कैप्चर रेशियो देखिए। पर ये मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा मुश्किल है एज अ रिटेल इन्वेस्टर डेटा देख पाना, समझ पाना, कॉम्प्रिहेंड कर पाना। पर ये 2-3 चीजें आई होप मैंने कॉम्प्लिकेट नहीं किया हो। नहीं, पर नहीं, मुझे बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बताया। मतलब मैं यहाँ बैठ के रिटेल इन्वेस्टर की तरह ही सोचता हूँ और मैं समझ पाया उसको, बिल्कुल समझ पाया मैं। हाँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है ये 2-3 चीजों का आप अगर ध्यान दें तो आप सही तरीके से निवेश कर पाएंगे। राइट। एक आखिरी क्वेश्चन और माइंड में आ गया, क्योंकि आपने भी बताया था कि जो लोग मार्केट में समय स्पेंड नहीं करते हैं, वो मार्केट का वो जो हम रिटर्न बोलते रहते हैं 15% या 12%, जो भी रिटर्न की हम एक एवरेज रिटर्न की बात करते हैं, वो मिस कर जाते हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक राइट एक्सपेक्टेशन जिसे हम सीएजीआर बुलाते रहते हैं कि सीएजीआर सीएजीआर, तो व्हाट इज द राइट एक्सपेक्टेशन जिसके साथ एक आम व्यक्ति को मार्केट में उतरना चाहिए कि मैं इतना सीएजीआर की एक्सपेक्टेशन लेके उतर रहा हूँ जो लंबे टाइम होराइजन के लिए आ रहा है? वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन नीरज जी, एंड आई एम सो ग्लैड कि आपने ये पूछा। मैं इसमें एक चीज आपके बिना पूछे भी ऐड कर रहा हूँ कि प्लीज समय प्लीज। कितना होना चाहिए। तो हम्म। मैं क्लाइंट्स जो हमें अप्रोच करते हैं मैं उनको बोलता हूँ कि अगर आप लार्ज कैप में पैसा निवेश करना चाहते हो तो 3 साल से कम के इन्वेस्टमेंट होराइजन से प्लीज मत आइए और एक्सपेक्टेशन 12% से ज्यादा की मत रखिए। ओके। अगर आप मिड कैप में आ रहे हो तो 5 साल से कम के टाइम होराइजन से मत आइए और 14% के आजू बाजू इज अ फेयर एक्सपेक्टेशन टू हैव, राइट? और अगर आप जब स्मॉल कैप में निवेश कर रहे हो कम से कम 8 साल से ऊपर का समय लेके आइए और आप 16% एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो ये मुझे ऐसा लग रहा है हिस्टोरिकल डेटा पॉइंट्स को ध्यान में रखकर, और ये पर्टिकुलर क्वेश्चन पे मैं आपको इतने कॉन्फिडेंटली नंबर्स को इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि शायद ये मैं रोज करता हूँ हर क्लाइंट के साथ, और ये हमने इतने बार इन डेटा पॉइंट्स को देखा हुआ है। लार्ज कैप 3 साल 12%, मिड कैप 5 साल 14%, स्मॉल कैप 8 साल 16%। ये होली ग्रेल है। आपको राइट। पिछले 12-18 महीने में कितनी भी रिटर्न मिली हो उसका आगे वाले रिटर्न से कोई लेना देना नहीं है। इनफैक्ट मोस्ट प्रोबेबली उसका लेना देना इनवर्सली रिलेटेड है। अगर 12-18 महीनों में पिछले अच्छी रिटर्न मिली है तो आगे के 12-18 महीनों में बुरी ही रिटर्न्स मिलेगी। राइट। आपने कई लोगों का सपना तोड़ दिया आज, जो
महीने में 10% कमाना चाहते हैं स्टॉक मार्केट से। अच्छा, एक फ्लेक्सी कैप से क्या एक्सपेक्टेशन रखी जाए? क्योंकि फ्लेक्सी कैप की भी चर्चा भी हुई थी, तो उसमें क्या हेल्दी सीएजीआर हम लोग एक्सपेक्ट करके चलें? मुझे ऐसा लग रहा है 12 से 14% के बीच में सीएजीआर इज़ अ हुँ। हेल्दी एक्सपेक्टेशन फ्रॉम अ फ्लेक्सी कैप फंड। राइट, राइट। ग्रेट, आई थिंक बहुत मैंने तो बहुत एन्जॉय किया और सारे क्वेश्चंस मैंने रिटेल इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे और आपने बहुत बहुत सिंप्लिसिटी के साथ जवाब दिया। सबसे अच्छी बात ये है कि सिंप्लिसिटी के साथ जवाब दिया एंड बहुत कुछ सीखने को मिलेगा हमारे ऑडियंस को, मुझे भी सीखने को मिला एज़ यूजुअल, मैं तो सीखता ही रहता हूँ आपसे और बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच किर्तन। नीरज जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन द शो एंड आई एम जस्ट होपिंग कि रिटेल इन्वेस्टर कुछ एक चीज़ इम्प्लीमेंट कर दे हमारे 1 घंटे के सेशन से। राइट, डेफिनेटली। चलिए अब आज के सेशन की जल्दी से बना लेते हैं समरी, उठा लीजिए अपने पेन और साथ-साथ में कॉपी और शुरू हो जाइए लिखना क्या-क्या सीखा हमने आज। सबसे पहले बात करी हमने सेक्टर्स पे, तो ईवी को लेके, डिफेंस को लेके तो आपने बहुत सारी बातें सुनी हैं। आज हमने जाना कि कैसे रियल एस्टेट में जो है एक नई साइकिल देखने को मिल रही है और काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पे ग्रोथ के चांसेस भी हैं। इंटरेस्ट रेट घट जाएँगे, बहुत ज़्यादा जो है वो बूस्ट मिलेगा सेक्टर को। कोविड के बाद जो है लोगों के पास मंशा भी है और क्षमता भी है मकान खरीदने की, उसको बनाने की और उसको एन्जॉय करने की। रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के आपके पास जो है 3-4 तरीके हो सकते हैं। आप लोग डायरेक्टली रियल एस्टेट बाय कर सकते हैं, जो सबसे ट्रेडिशनल तरीका है, या आप रीट्स बाय कर सकते हैं, या फिर आप लोग जो है वो फ्रैक्शनल रियल एस्टेट भी जो है वो परचेज कर सकते हैं। बात रही बाइंग वर्सेस रेंटिंग की, तो बाइंग जो है हमेशा एक इमोशनल बिहेवियरल डिसीजन होता है और वो आपको अपनी पीस ऑफ माइंड को ध्यान में रखते हुए लेना चाहिए। फिर हम लोग ने चर्चा करी स्मॉल कैप्स के ऊपर। डेफिनेटली स्मॉल कैप्स जो है कीर्तन जी के हिसाब से ओवर वैल्यूड है और इस समय अगर आप लोग स्मॉल कैप में एंट्री ले रहे हैं तो बहुत सोच समझ के आपको एंट्री करनी चाहिए। आपको अपने थॉट प्रोसेस को जानना चाहिए कि आप क्यों आ रहे हैं, कि आप सिर्फ पिछले कुछ ईयर के रिटर्न्स देख के आ रहे हैं, तो आप लोग जरूर डिसअपॉइंट होने वाले हैं। एट द सेम टाइम अगर आप लोग एसआईपी करते हैं और लंबे समय के लिए आप मार्केट में बने रहना चाहते हैं, आपका एक थॉट प्रोसेस है, आपके पीछे पूरी कैलकुलेशन है कि क्यों आप लोग जो है वो स्मॉल कैप में एक्सपोजर ले रहे हैं, स्मॉल कैप आपके पोर्टफोलियो का पार्ट है, तो आपको इस समय बने रहना चाहिए, अपनी एसआईपीज को नहीं रोकना चाहिए। ओके, बात करते हैं हम लोग ट्रेडिंग की। ट्रेडिंग जो है वो हर किसी के लिए नहीं है। ट्रेडिंग में भी आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत कुछ सीखना पड़ता है और फिर उसको रेगुलरली अप्लाई करते हुए भी सीखते रहना पड़ता है। तो अगर आप लोग ट्रेडिंग सिर्फ इसलिए करना चाहते हैं कि बहुत जल्दी से पैसा कमा लेंगे, तो ये ट्रेडिंग आपके लिए नहीं है, ऐसा कहना है कीर्तन जी का। लेकिन अगर आप लोग संयम रखते हैं, पेशेंस रखते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, अप्लाई करते हैं, गलती करते हैं, फिर सीखते हैं और फिर उसको अप्लाई करते हैं, तो डेफिनेटली ट्रेडिंग में भी आप लोग जो है बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। फिर हम लोगों ने चर्चा करी पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग के ऊपर। पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको समय समय पे देखते रहना चाहिए कि कहीं आपके पोर्टफोलियो में आपके स्मॉल कैप और मिड कैप्स का जो परसेंटेज है वो बहुत ज्यादा तो नहीं निकल गया और आपके लार्ज कैप का परसेंटेज बहुत कम तो नहीं रह गया है, और आपको अकॉर्डिंगली फिर उस परसेंटेज को मैनेज करते रहना चाहिए। मार्केट में जो है करेक्शंस आ सकते हैं, हेल्दी करेक्शंस जो है वो मार्केट के लिए जरूरी होते हैं, अदरवाइज जो है अनहेल्दी करेक्शंस आप सबको जो है बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट कर सकते हैं। जब हमने बातचीत करी कि बुल मार्केट में क्या मिस्टेक्स होती हैं, तो हमें बुल मार्केट के साथ साथ जो है बियर मार्केट की भी मिस्टेक पता चली। बुल मार्केट में लोग बाग अपना प्रॉफिट जो है बहुत जल्दी बुक करके साइड लाइन पे बैठ के देखते रहते हैं कि अब क्या होगा, और वो बहुत इंपॉर्टेंट फेज जो होता है मार्केट का उसको मिस कर जाते हैं। और जब हमने देखा कि बियर मार्केट में लोग बाग क्या मिस्टेक करते हैं, तो उसमें वो बहुत जल्दी एग्जिट ले लेते हैं और अपना बहुत सारा लॉस जो है वो एक्चुअली में बुक कर लेते हैं और उसके बाद जो है वो स्टॉक मार्केट में वापस नहीं आते। उन्हें लगता है कि स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट जो है वो कमाए नहीं जा सकते हैं। एक चीज जो बार बार हमारे यहाँ पे जितने भी गेस्ट आते हैं वो सब आपको बताते रहते हैं कि प्लीज मार्केट को टाइम करने की कोशिश मत कीजिए। वो बात हमने आज भी सुनी कि आप मार्केट को टाइम मत कीजिए, रादर मार्केट में टाइम स्पेंड कीजिए। बहुत कम समय होता है जिस कम समय के अंदर बहुत ज्यादा रिटर्न्स बनते हैं, लेकिन उस कम समय में आपका मार्केट में होना जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। लास्ट में जाते जाते मैंने कुछ सवाल किए जो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए बहुत हेल्पफुल थे, जैसे कि एक नए व्यक्ति को जो है स्टॉक मार्केट को कैसे अप्रोच करना चाहिए। उसमें हमने पर्सनल फाइनेंस पर भी थोड़ी सी चर्चा करी कि आपको सबसे पहले जो है अपने लिए मेडिकल इंश्योरेंस लेना चाहिए, नहीं तो किसी भी दिन अगर कुछ अनहोनी घटी तो आपका पूरा का पूरा पोर्टफोलियो जो है वो सफर कर सकता है, बिकॉज आपके पास मेडिकल इंश्योरेंस नहीं था। उसी के लिए साथ साथ हमने जब बात करी तो हमने देखा कि मेडिकल इंश्योरेंस के बाद टर्म इंश्योरेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और उसके बाद जो है आप लोग स्टॉक मार्केट में अपना एक्सपोजर धीरे धीरे लेना शुरू कर सकते हैं थ्रू म्यूचुअल फंड्स। एंड उसके बाद जैसे जैसे आप लोग सीखते जाएं वैसे वैसे आप लोग जो है अपने हिसाब से डिफरेंट एक्सपोजर्स ले सकते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, फिर चाहे वो डायरेक्ट स्टॉक हो या फिर वो सेक्टोरल म्यूचुअल फंड्स हो। रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन आपको रखनी चाहिए एज पर द इन्वेस्टमेंट। फॉर एग्जांपल अगर आप लार्ज कैप में तो 12% के आसपास का रिटर्न की आपको एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए। उसी हिसाब से अगर आप पकड़ ले मोटा मोटी तौर पे आप लोगों को जो है स्टॉक मार्केट से 12 से 16% तक के रिटर्न की एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए। इससे ज्यादा की रिटर्न एक्सपेक्टेशन आप रखते हैं तो डिसअपॉइंटमेंट जो है वो आपके पास आ रही है बहुत जल्दी ही। एक बात मैं यहाँ पे अपनी तरफ से ऐड कर दूं कि रिटर्न्स जो है वो लीनियर तरीके से नहीं आते हैं,
ऐसा नहीं होता कि आपने अगर 1 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रखे हैं तो हर साल आपको 12 से 16% के आसपास का रिटर्न मिलता रहेगा। कुछ साल ऐसे होंगे जो बिल्कुल डेड होंगे, यानी जिसमें कोई रिटर्न नहीं बनेगा, लेकिन कुछ साल ऐसे होंगे जिसमें बहुत अमेजिंग रिटर्न जो है आपको देखने को मिलेगा, राइट। तो ये था आज का एपिसोड। उम्मीद करता हूं आप लोगों को पसंद आया। पसंद है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नहीं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हमारे सारे एपिसोड्स देखने के लिए मार्केट की बात की प्लेलिस्ट को चेकआउट कर लीजिएगा। विद दिस नोट गाइस, थैंक यू वेरी मच, स्टे कनेक्टेड, स्टे हियर, जय हिंद। और हाँ मित्रों, सीखते रहें, क्योंकि सीखना शुरू तो जीतना शुरू। बाय बाय एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.